हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हम देख रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को किसमें, मेडिसिनल फील्ड में। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम एक क्विक रिविजन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है उसका हम किस प्रकार से वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे थे। ये हमारे पास लास्ट में इमेज आई थी जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो क्या होता है, हमने क्या कहा था, यहाँ पे जो इंसुलिन है, इंसुलिन की 3 चेन होती हैं। 3 यहाँ पे चेन होती है। सबसे पहला हमने कहा था ए, हमने इससे बी कहा था, और जो बीच वाला पोर्शन है उसे क्या कहते हैं, सी कहते हैं। तो किस चीज से बनी होती है, आपको ये याद रखना है कि ये जो चेन है ये किस चीज से बनी हुई होती है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि जो यहाँ पे जो इंसुलिन है, इंसुलिन का जो पूरा जीन है या फिर जो इंसुलिन है वो 3 पार्ट में वहाँ पे डिवाइडेड रहता है, चेन ए, चेन बी और चेन सी में। तो जो चेन सी है वो कहाँ पे आता है, मिड पार्ट में आता है, बीच वाले पोर्शन में आता है। तो हमारी बॉडी में नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे हमारी बॉडी में नॉर्मली क्या होता है कि पहले तो ये क्या होगा, इमेच्योर इंसुलिन होगा। क्या होता है ये, इमेच्योर इंसुलिन, यानी कि वो इंसुलिन जिसका अभी पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुआ है, इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। फिर हमारी बॉडी में क्या आता है कि यहाँ से कट लगते हैं, यहाँ से और यहाँ से। पहले क्या होगा, जो यहाँ से कट लगेंगे और ए बी सी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। एक दूसरे से अलग होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो ए और बी है, जो ए बी है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, और ये जो सी वाला पोर्शन है ये अलग हो जाता है। अब जब ए और बी इंसुलिन के दोनों ही जो चेन है, जब दोनों चेन एक साथ आती है तब यहाँ पे ये जो हमारे पास आया है ये हमारे पास मेच्योर इंसुलिन है। ये हमारे पास क्या है, मेच्योर इंसुलिन है। तो हमने क्या बात की थी कि ये जो प्रोसेस चल रही है नॉर्मली हमारी बॉडी में चल रही है, लेकिन क्या होता है अगर हमें क्या करना है, इंसुलिन को प्रोड्यूस कराना है, कल्चर कराना है बैक्टीरियल सेल में, तो बैक्टीरियल सेल में इस प्रकार की प्रोसेस नहीं होती है। वहाँ पे ये जो इमेच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ तक की प्रोसेस तो हो जाती है, लेकिन फिर क्या होता है, हमें क्या करना है, जो बीच वाला पोर्शन है उसे हटाना है, रिमूव करना है, तो ये वहाँ पे नहीं हो पाता है। तो क्या सॉल्यूशन निकाला गया कि ये जो ए वाला पोर्शन है ये अलग बैक्टीरियल सेल में ग्रो होगा, और ये जो बी वाली चेन है ये अलग बैक्टीरियल सेल में यहाँ पे ग्रो होगी। यानी कि दोनों चेन, चेन ए और चेन बी अलग अलग सेल में ग्रो कराए जा रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि जब कल्चर कर लिया, दोनों ही चेन को हमने निकाला और लैब में उसे क्या कर दिया, लैब में उसे बाइंड कर दिया, लैब में उन दोनों की बाइंडिंग हो गई है, और उसके बाद हमारा जो इंसुलिन है वो अब तैयार है। तो अभी भी जो इंसुलिन का जो कल्चर कराया जाता है वो इसी प्रकार से कराया जाता है। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। चलिए, तो ये जो प्रोसेस थी ये याद रखने के लिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, ये वाली जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो 2 चेन होती हैं, चेन ए और चेन बी, ये दोनों किससे वहाँ पे लिंक्ड होती हैं, किससे ये कंबाइन करती हैं, तो डाई सल्फाइड ब्रिज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है, ये क्या है, डाई सल्फाइड ब्रिज है। तो डाई सल्फाइड बॉन्ड से ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो हमारा नया टॉपिक आता है, अब आता है, हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ क्या रहे हैं, आपको ये याद रखना है। जो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है वो हम मेडिसिनल फील्ड में पढ़ रहे हैं, मेडिकल फील्ड में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। अभी तक हमने क्या किया है, इंसुलिन को यहाँ पे क्या किया है, जो इंसुलिन है आर्टिफिशियली हम कैसे उसे प्रोड्यूस करा सकते हैं, कैसे हम उसे कल्चर करा सकते हैं। सेकेंड हम कहते हैं जीन थेरेपी। अब हमारा नेक्स्ट जो नया टॉपिक आता है वो है जीन थेरेपी। क्या होती है जीन थेरेपी, तो जैसे क्या होता है, कोई भी इंसान बीमार होता है, कोई भी इंसान यहाँ पे क्या हुआ, बीमार हो गया, हमने मतलब डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी, तो क्या आ रहा है, वो मेडिसिन थेरेपी चल रही है उसकी।
सेम वैसे ही क्या होता है कि किसी भी इंसान का क्या है, कोई जीन खराब हो गया है, जीन खराब यानी कि वो फॉल्टी प्रोटीन वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या होते हैं फॉल्टी प्रोटीन? हमने कहा कि नॉर्मली क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं, जीन्स में क्या होते हैं, जीन्स प्रोटीन को वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, और प्रोटीन क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुणधर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी कैरेक्टर शो हो रहे हैं वो प्रोटीन से होते हैं, और प्रोटीन को कौन बना रहा है, जो जीन है वो जीन से बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोई जीन है वो खराब हो गया है। ये किस प्रकार के जीन होते हैं, जो आनुवांशिक रूप में हम देखते हैं, यानी कि आनुवांशिक रूप से कोई ऐसा जीन है जो खराब जीन है, वो जीन क्या कर रहा है, वो जो वहाँ पे कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा वो खराब कैरेक्टर को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि कोई बीमारी उससे होगी, वो कोई बीमारी कॉज करेगा। तो उस बीमारी के निवारण के लिए, उस बीमारी के उपचार के लिए वहाँ पे क्या की जाएगी, जीन थेरेपी की जाएगी। तो जीन थेरेपी किस प्रकार से की जाती है, या तो ये हुआ कि जीन को वहाँ से क्या को रिमूव करना पड़े, या फिर हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल ऐसे जीन प्रोवाइड करा रहे हैं कि जो कि उस बीमारी के लिए क्या हो, उस बीमारी के निवारण के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो क्या होता है जीन थेरेपी में, हम पढ़ लेंगे, it is a collection of a method that allow correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or a embryo। क्या होता है, ये जो जीन थेरेपी होती है, जीन थेरेपी एम्ब्रियो में भी हो सकती है, जीन थेरेपी जब जाइगोटिक कंडीशन आती है तब भी हो सकती है। क्या होती है जाइगोटिक कंडीशन, अब हम जाएंगे, जब आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जाएंगे तो जब हमने पढ़ा था कि क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर उसी स्टेज में कोई वहाँ पे ऐसे कोई जीन वहाँ पे ऐसे पहचान में आ जाता है कि ये जो जीन है वो क्या है, खराब जीन है, खराब जीन है, यानी कि ये क्या करे, किसी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जीन थेरेपी कर सकते हैं। और अगर उस स्टेज में जीन थेरेपी की जाती है तो वो जो उपचार किया जाता है वो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, जो बीमारी है वो पूरी तरीके से वहाँ से सही हो सकती है। तो जो जीन थेरेपी होती है वहाँ पे क्या होता है कि जो कोई चाइल्ड है या फिर कोई एम्ब्रियो है, उसमें अगर किसी बीमारी का पता चलता है जो कि जीन स्पेसिफिक है, एक तो होती है नॉर्मल बीमारियां जो वायरल होती हैं, जैसे बैक्टीरिया से हो गई है, वायरस से हो गई है, तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो अलग तरीके से होता है। एक होती है जो जेनेटिक जो बीमारियां होती हैं जो जीन पे डिपेंड करती हैं, यानी कि जीन क्या कर रहा है, फॉल्टी प्रोटीन वहाँ पे बना रहा है, तो उस प्रकार से हम वहाँ पे क्या देंगे, जीन थेरेपी देंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा, दिस मेथड इज अप्लाइड इन अ पर्सन विद अ हेरिडिटी डिजीज। क्या अभी यही मैंने आपको बताया है कि ये जो मेथड होता है, जो जीन थेरेपी जो मेथड किस पे अप्लाई होगा, हेरिडिटरी डिजीज होगी। हेरिडिटरी क्या होती है, वो हेरिडिटी क्या होती है, या इनहेरिटेंस क्या होता है, हमने कहा इनहेरिटेंस क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। हेरिडिटी डिजीज क्या होती है, वो डिजीज होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगी, यानी कि अगर माता पिता को कोई ऐसी डिजीज है जो जेनेटिक है, जेनेटिक क्या होगी कि जो हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारे जीन्स हैं, उनके कारण जो होने वाली जो भी डिजीज होती हैं उन्हें हम हेरिडिटरी डिजीज कहेंगे। और जो भी हेरिडिटरी होगा वो क्या होगा, आगे पास होता चला जाएगा, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो पास होता चला जाएगा। तो ऐसे डिजीज के लिए हम जीन थेरेपी को यूज कर रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है जीन थेरेपी यूज कहाँ पे हो रही है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी चाइल्ड में या एम्ब्रियो स्टेज में भी जीन थेरेपी वहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इन दिस मेथड जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज। सेम वही चीज यहाँ पे की जा रही है कि क्या होगा, अब अगर कोई जीन है, कोई जो डिजीज पैदा कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस जीन के बदले हम हेल्दी जीन को वहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। ऐसा जीन कि जो क्या करे, नॉर्मल प्रोटीन को बनाए और वहाँ पे डिजीज को कॉज ना करे। लेकिन आप देखेंगे the correction of a gene defect involves a delivery of a normal gene into the individual or a embryo to take over the functions of and compensate for non-functional gene। हम क्या करते हैं कि एक हेल्दी जीन को क्या करेंगे, वहाँ पे डालेंगे। एक हेल्दी पर्सन से हमने जीन लिया और क्या कह दिया, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें डाल दिया। तो अभी तक हमने क्या देखा जीन थेरेपी में, सिंपल सी जो चीज हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हमने कहा हम किसी एक पीस ऑफ डीएनए को किसी एक जीव से निकाल रहे हैं और दूसरे जीव में डाल रहे हैं।
तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी है, आगे हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे एक बीमारी है, वहाँ पे क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो किसी बच्चे का इतना कम हो जाता है कि वो नॉर्मल सा इन्फेक्शन अगर उसे हो गया, उसे वायरल फीवर भी अगर आ जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है यहाँ पे, अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा जीन है लिम्फोसाइट। क्या होते हैं, हमारी जो WBC की जो लिम्फोसाइट होती हैं वो एक एंजाइम्स को यहाँ पे रिलीज करती हैं। कौन सा एंजाइम होता है, वो ADA होता है, एडेनोसिन डीएमिनेज होता है। तो जो हमारा WBC है, हमने क्या बात की, हमने कहा हमारा WBC जो होता है, WBC के जो लिम्फोसाइट होते हैं वो क्या करते हैं, ADA को रिलीज करते हैं। नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है। लेकिन क्या होता है, कोई जीन जैसे फॉल्टी अगर हो गया है, जीन खराब हो गया है, वो जीन खराब हो गया है जो कि इस एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाला जीन ही खराब हो गया, तो क्या हो गया, जो लिम्फोसाइट है उसने इस एंजाइम को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, जिससे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मतलब जिस बच्चे का जीन खराब हो गया है, उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि वो बहुत छोटा सा या बहुत हल्के से वायरल इन्फेक्शन को भी वो सहन नहीं कर पाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, पहले टाइम में क्या होता था कि उन्हें ऐसी कंडीशन में रखा जाता था, जैसे कोई न्यू बॉर्न है, अब न्यू बॉर्न में पता चला कि उसे कुछ ऐसी बीमारी है कि वो जो ADA जो एंजाइम है वो वहाँ से रिलीज नहीं हो रहा है, तो उसे क्या करते हैं कि उसे एक ऐसी इन्वायरमेंट दिया जाता है कि वो बाहर के इन्वायरमेंट के साथ इन्वॉल्व ना हो पाए। तो इस कंडीशन में अब हमें क्या करना पड़ा था, जीन थेरेपी देनी पड़ी थी। किस प्रकार से जीन थेरेपी दी थी, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे ADA की कमी को पूरा करने के लिए। या तो क्या किया जाए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए। तो बोन मैरो से क्या होगा कि जो WBC के जितनी भी फॉर्मेशन होता है, RBC का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो से होता है। या तो हम ये कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, एंजाइम जो एंजाइम है ADA एंजाइम, इसकी कमी से ही जो रोग हो रहा है हम बराबर इसे देते रहें, या फिर हम जीन थेरेपी कर दें। तो किस प्रकार से हम जीन थेरेपी करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहली जो जीन थेरेपी है वो कब हुई थी और किस प्रकार से हुई थी। तो आप पढ़ेंगे, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज डन इन 1990। सबसे पहली जो जीन थेरेपी हुई थी वो कब हुई थी, 1990 में हुई थी। टू अ 4-year गर्ल, एक 4 साल की बच्ची पे जीन थेरेपी की गई थी विद एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। क्या था उसे, एक 4 साल की बच्ची थी, उसे एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी था, यानी जो एंजाइम्स है ADA उसकी डेफिशिएंसी थी, उसकी कमी थी उसे। This disorder is caused due to the deletion of a gene for a adenosine deaminase that is essential for immune system to function। यानी कि क्या होता है, ये क्यों कॉज हुआ था, कोई जीन है, जीन की डिलीशन हो गया, डिलीशन यानी कि वो डिलीट हो गया है, या फिर वो जो जीन है वो खराब हो गया है। इन शॉर्ट, वो जो जीन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ADA के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ADA के श्रावण के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो जीन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। जब वो ठीक से नहीं कर रहा है तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, ADA क्या है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब वो ADA रिलीज नहीं हुआ तो इम्यून सिस्टम क्या था, बहुत वीक हो गया है। तो आप देखेंगे, दिस इफेक्ट कैन बी ट्रीटेड बाय अ एंजाइम्स रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब क्या हो गया, हम किस किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आया है, ये एंजाइम replacement therapy in which a functional ADA is given to a patient by injection or a bone marrow transplant। या तो bone marrow transplant कर दिया जाए या फिर एंजाइम्स को क्या कर दिया जाए, जो एंजाइम है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी उसे दी जाए। तो ये जो कुछ क्या है, कुछ वेज हैं, कुछ तरीके हैं जिससे कि क्या किया जा सकता है, इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ हमने क्या देखा है, जीन थेरेपी क्या होती है वो देखा है। लेकिन हमने क्या देखा है कि फर्स्ट जीन थेरेपी कब की गई थी और किसे दी गई थी। 4 साल की छोटी सी बच्ची थी 1990 में, और उसे दी गई थी क्या, फर्स्ट जीन थेरेपी। क्यों दिया गया था, क्योंकि एक एंजाइम है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या नाम है उसका, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी नामक उसे एक बीमारी थी। और एडिनोसिन डीएमिनेज क्या है, लिम्फोसाइट से होने वाला एक एंजाइम है।
तो लिम्फोसाइट से सिक्रीट होने वाला एक एंजाइम है। तो हमने अभी तक क्या बात की है, हमने देखा है जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। हमने क्या करना है, जो खराब जीन है उसे हटा करके उसकी जगह एक अच्छा जीन वहाँ पे डाल देना है, यही जीन थेरेपी होती है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, जीन थेरेपी हम कहाँ पे दे रहे हैं, जो हेरिडिटी डिजीज होती हैं, यानी कि वंशानुगत जो बीमारियाँ होती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रही हैं, उसे हम जीन थेरेपी देंगे, क्योंकि ये जो बीमारियाँ होती हैं जीन से रिलेटेड होंगी। और तीसरा हमने क्या बोला, हमने कहा कि सबसे पहली जीन थेरेपी 1990 में दी गई थी, 4 साल की एक बच्ची थी, उसे कौन सी बीमारी थी, आपको याद रखना है एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थी। तो क्या होता है, तो एडेनोसिन डीएमिनेज को हम अब शॉर्ट में एडीए कहेंगे। तो हमने कहा जो हमारी WBC होती है, हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं की जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, तो लिम्फोसाइट से क्या होता है, एडीए नामक एंजाइम निकलता है, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब जब एडीए का श्रावण रुक जाता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, जिससे कि वो जो बच्चा है वो नॉर्मल से नॉर्मल इन्फेक्शन को भी नहीं झेल पाता है। तो आप ये नोट करेंगे कि जो फर्स्ट जीन थेरेपी है वो कहाँ दी गई थी, किसे दी गई थी। उसके बाद हम जानेंगे कि किस प्रकार से जीन थेरेपी को किया जाता है। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि जो जीन थेरेपी है वो किस प्रकार से की गई थी। उससे पहले हम देखेंगे इस डिजीज को हम क्या कहते हैं। आईडी क्या है इसकी फुल फॉर्म, तो ये है सेवर कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो इस डिजीज को कहते हैं SCID, यानी सेवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। चलिए, अब आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे इन जीन थेरेपी मेथड lymphocyte फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट्स आर ग्रोन इन कल्चर मीडियम आउटसाइड द बॉडी। अब क्या किया जाता है, इससे पढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाता है। तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, हम जीन थेरेपी के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से हम जीन थेरेपी करते हैं। हमने क्या किया, जो पेशेंट था, हम उस 4 साल की बच्ची का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो 4 साल की जो बच्ची थी, हमने क्या किया कि उसके जो लिम्फोसाइट थे, कुछ लिम्फोसाइट को लिया और उसे क्या किया, कल्चर मीडियम में ग्रो करा दिया, यानी कि कल्चर मीडियम में हमने ग्रो करा दिया। और साथ ही हमने क्या किया, वहाँ पे ये जो एंजाइम था, कौन सा एंजाइम, ये जो एडीए एंजाइम है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, उसके साथ वो एडीए जो एंजाइम है वहाँ पे उसे ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट के अंदर एडीए एंजाइम्स आ गए हैं, तो हमने बहुत मतलब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उनकी रेप्लिकेशन हुई, इनकी लिम्फोसाइट की रेप्लिकेशन हुई। और लिम्फोसाइट की रेप्लिकेशन के बाद क्या किया गया, वो जो वहाँ पे लिम्फोसाइट थे उसे अब रेट्रोवायरस के द्वारा क्या किया गया, उस बच्ची के अंदर इंसर्ट करा दिया गया। तो रेट्रोवायरस का यूज क्यों हम कर रहे हैं, एज अ वेक्टर। वेक्टर यानी कि हमने क्या कहा था कि जब हम पीस ऑफ डीएनए को एक जीव से किसी दूसरे जीव में डाल रहे हैं तो हमें साधन की आवश्यकता होगी, और साधन के रूप में हम किसे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे रेट्रोवायरस को। इमेज में भी आप देखेंगे हम यहाँ पे रेट्रोवायरस को यूज कर रहे हैं। तो रेट्रोवायरस को यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, जो उसका हार्मफुल जीन है, यानी जो बीमारियां कॉज करता है, बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस हार्मफुल जीन को हम पहले निकाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेट्रोवायरस को एक साधन के तौर पर, एक व्हीकल के तौर पर हम क्या करेंगे, उसे यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, रेट्रोवायरस के अंदर जीन इंसर्ट किया। तो किस फॉर्म में किया हमने, आरएनए की फॉर्म में हम करेंगे। रेट्रोवायरस के अंदर हमने डाला और रेट्रोवायरस को फिर उस बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, बॉडी के अंदर डाल दिया। तो रेट्रोवायरस क्या करेगा वहाँ से, वो उसके अब उसके आरएनए के साथ क्या आ गया है, वहाँ पे एडीए एंजाइम्स भी वहाँ पे आ गया है।
तो वो क्या करेगा, उस आरएनए से डीएनए को बनाएगा और डीएनए क्या करेगा, हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, साथ ही वहाँ पे एडीए एंजाइम भी कंबाइंड हो जाएगा। इस प्रकार से अब क्या होगा, एडीए एंजाइम जो वो 4 साल की बच्ची है उसकी बॉडी में आ गया था। अब क्या होगा, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे सही होने लगेगा, लेकिन हमें ये जो थेरेपी है उसे टाइम टू टाइम देनी पड़ेगी। ये क्या है, ये टाइम टू टाइम उसे देना पड़ेगा, क्योंकि जो WBC है, WBC का भी क्या होता है, आपने जब ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो सेल्स, ब्लड सेल्स होती हैं उनका एक निश्चित काल होता है, यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, उसके बाद जो सेल्स होती हैं उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती हैं और नए ब्लड सेल्स बनते रहते हैं। तो इसी में हम यही पढ़ रहे हैं इन जीन थेरेपी। आप यहाँ पे आपने देखा इन जीन थेरेपी मेथड, lymphocytes from the bloods of the patients are grown in culture medium outside the body, यानी कि बॉडी से बाहर क्या किया, जो लिम्फोसाइट थे उन्हें हमने क्या किया, कल्चर कराया। अ फंक्शनल एडीए cDNA, अब जो फंक्शनल एडीए फंक्शनल जो एडीए था cDNA इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दीज लिम्फोसाइट्स एंड रिटर्न टू द पेशेंट। क्या किया जाता है, यही आपको बताया जा रहा है कि हमने क्या किया, पहले उस पेशेंट से जिसे क्या थी, जिसे SCID यानी कि सेवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी थी, जिसका जो इम्यून सिस्टम था बहुत कमजोर हो गया था, उसका लिम्फोसाइट हमने लिया, उसे हमने कल्चर मीडियम में कल्चर कराया, ग्रो कराया, साथ ही वहाँ पे एडीए जो वहाँ पे एंजाइम था उसे भी हमने वहाँ पे इंसर्ट कराया और अब उसे फिर से वापस से उसी पेशेंट में हमने डाल दिया है। इन दिस मेथड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट इज इंडीड, यानी कि इसमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम ये जो इंजेक्शन होते हैं इन्हें देना पड़ता है। इफ जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ बोन मैरो सेल्स producing ADA is introduced into cell at a early embryonic stage, it could be a permanent cure। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जीन थेरेपी तो कर ली, हमने कहा अब हम क्या करेंगे, पहले इमेज के थ्रू जान लेंगे, उसके बाद हम ये जो लास्ट लाइन है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे ये जो आपको पीस दिखाई दे रहा है इसमें क्या है, इस पीस ऑफ डीएनए में क्या था, यहाँ पे जो एडीए जो एंजाइम्स है वो वहाँ पे इंक्लूड है। सेकेंड चीज यहाँ पे हमने क्या की, अब हमने इस पीस ऑफ डीएनए को कहाँ डाल दिया है, रेट्रोवायरस में डाल दिया। सबसे पहले हमने ग्रोइंग मीडियम में लिम्फोसाइट लिया, लिम्फोसाइट में हमने एडीए एंजाइम को डाला। अब हमने क्या किया, एडीए एंजाइम जब कंबाइंड हो गया तो अब हमने इसे रेट्रोवायरस के अंदर डाल दिया है। तो रेट्रोवायरस के अंदर डालने से पहले हम क्या करेंगे, जो हार्मफुल जीन है रेट्रोवायरस के अंदर जो कि हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, उसे हटा लेंगे। अब रेट्रोवायरस के अंदर जब डाला तो ये क्या आ गया है, रेट्रोवायरस के अंदर हमारा जो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो आ गया है। अब जब इसके अंदर हमने डाला तो उसके बाद क्या हुआ, रेट्रोवायरस के थ्रू ये जो सेल्स थे, अब हमने जो इन्फेक्टेड पर्सन था उसके अंदर रेट्रोवायरस को डाला और रेट्रोवायरस के साथ ही हमारा जो एंजाइम्स है वो भी अंदर चला गया है। तो इस प्रकार से ये क्या हुई, जीन थेरेपी हुई थी। तो यहाँ पे जीन थेरेपी क्या है, परमानेंट क्योर नहीं है, यानी कि अगर हम कहें कि ये परमानेंट इलाज नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बात की थी कि हमें टाइम टू टाइम इसकी इंजेक्शन हमें देने ही पड़ते हैं। अगर हमें परमानेंट क्योर करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, यानी जो एम्ब्रियोनिक, अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल जाए कि जो ये जो न्यू बॉर्न है या फिर जो ये एम्ब्रियो है इसे ये बीमारी है, तो क्या किया जा सकता है, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिए जाएंगे या फिर वो एंजाइम ही क्या कर दिया जाएगा, उसी टाइम इंजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, जितनी वहाँ पे नई सेल बनेंगी उन सारी नई सेल में वो जो एंजाइम्स है वो आता रहेगा और यही क्या है, इसका परमानेंट क्योर है। लेकिन क्या होता है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में थोड़ा डिफिकल्ट होता है जानना कि जो एम्ब्रियो है उसे कौन सी बीमारी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद
जो नेक्स्ट हमारा आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा फील्ड है वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किसी भी बीमारी का पता कैसे हम जल्दी से लगा सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं किसी भी बीमारी को पता लगाने के, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो कोई बीमार होता है, उसे सिम्टम्स आते हैं यानी उसमें लक्षण दिखाई देते हैं और तब जाके फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। उसके बाद क्या आते हैं, उसके ब्लड टेस्ट होता है या यूरिन टेस्ट होता है, इस प्रकार के टेस्ट होते हैं और इसमें भी क्या होता है, टाइम लगता है, यानी टाइम टेकिंग है ये। लेकिन अगर हमें जो बीमारी है उसका पता अर्ली स्टेज में लगाना है, यानी कि अगर बीमारी शुरू ही हो रही है और हमें उसके स्टार्टिंग स्टेज में ही पता लगाना है, क्योंकि कुछ बीमारियां क्या होती है कि अगर देर से पता चले तो फिर उनका जो इलाज है वो संभव नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो बीमारियों का पता बहुत देर में चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे मेथड हैं जिसके द्वारा जो बीमारी है उसको अर्ली स्टेज में ही उसका पता लगाना बहुत इजी हो जाता है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे conventional method of diagnosis such as serum or urine analysis is not able to early detection of a disease causing pathogens or a virus। क्या कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है यानी कि जो पारंपरिक जो मेथड है किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए, जैसे सीरम टेस्ट होता है, वही जो मैंने आपको ब्लड टेस्ट बताया, या फिर यूरिन टेस्ट होता है, तो उसमें जो अर्ली डिटेक्शन होता है किसी भी डिजीज का, किसी बीमारी का अर्ली डिटेक्शन का क्या मतलब है कि यानी कि वो जो बीमारी है वो अभी शुरुआत ही हो रही है और उसका हम पता लगा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्ली डिटेक्शन कहते हैं। तो इस जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसके द्वारा जो अर्ली डिटेक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कुछ ऐसे हमारे पास मेथड आते हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बीमारी का जो पता है वो अर्ली स्टेज में लगा सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सेकेंड हमारे पास आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर, और थर्ड हमारे पास आता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये जो तीन प्रोसेस होती हैं इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब अगर हम पीसीआर की बात करें तो पीसीआर के बारे में हम पढ़ चुके कि पीसीआर क्या होता है। पीसीआर में जो हमारा जो पीस ऑफ डीएनए है वो बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में क्या होता है, बहुत सारी कॉपी बना लेता है, मिलियंस ऑफ कॉपी बना लेते हैं। तो अगर हमने कहा कि किसी इंसान को क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि उसकी बॉडी में क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हमने क्या कहा कि जो पीसीआर की जो प्रोसेस होती है वहाँ पे क्या होता है, बहुत छोटे से टाइम में हम जो पीस ऑफ डीएनए है वो उसकी बहुत सारी हम कॉपी बना सकते हैं। चलिए आप कैमरा बंद करते रहिए, जीआईसी में हूँ वाला, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपका ही बेनिफिट है, मेरा नहीं है। तो पीसीआर में हमने क्या किया था कि जैसे किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, किसी की बॉडी में बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट है, अगर हम उसका क्या करें, ब्लड टेस्ट करें या फिर कुछ और टेस्ट करें और वहाँ पे वो जो बैक्टीरिया है उसकी प्रेजेंस का पता नहीं लग पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो सैंपल है उसे हम पीसीआर में क्या कर सकते हैं, पीसीआर में ला सकते हैं। पीसीआर में क्या होगा, पीसीआर में कल्चर करा के उस सैंपल को क्या होगा, बहुत कम टाइम में वहाँ पे बहुत सारी कॉपी बन जाएंगी उस बैक्टीरिया की। अब जब उसे टेस्ट किया जाएगा तो बहुत इजी होगा जानना कि उस सैंपल में बैक्टीरिया की प्रेजेंस है या नहीं है। तो ये तो क्या था, पीसीआर था। वैसे ही क्या है, एलिसा भी है। एलिसा में भी कुछ इसी प्रकार से क्या होता है, जो बैक्टीरिया है या जो वायरस है उसकी प्रेजेंस का पता लगाया जाता है। सो क्लास, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।